Yeah, I have some questions on All for Love. एक प्ले है All for Love that has been written by जॉन ड्राइडन एंड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ हीरोइक ट्रेजेडी। वो किसका एग्जांपल है? हीरोइक ट्रेजेडी का एग्जांपल है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू हियर कि आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे या आज हम लोग जो बात करेंगे वो किसको लेकर के बात करेंगे? ऑल फॉर लव को बात करेंगे। और ऑल फॉर लव क्या है? ऑल फॉर लव इज अ प्ले, यह एक ड्रामा है। और इसका जो सब टाइटल है उसका मतलब इसका एक और आई वुड लाइक टू टेल यू हियर कि व्हाट टुडे आई विल डिस्कस विद यू। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं एक प्ले है जिसका नाम है ऑल फॉर लव। ये प्ले किसका है? जॉन ड्राइडन का है। JOHN, जॉन, DRYDEN। ये जो प्ले है ये किसमें लिखा गया है? हीरोइक ट्रेजिडी में लिखा गया है। HEROIC, हीरोइक। हीरोइक हीरो ये प्ले किसका एग्जांपल है? हीरोइक ट्रेजिडी का एग्जांपल। इट्स एन एग्जांपल ऑफ हीरोइक ट्रेजिडी। ये प्ले किसमें लिखा गया है? ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं कि आज हम जो बात कर रहे हैं ऑल फॉर लव को लेकर के बात कर रहे हैं। यह प्ले किसका एग्जांपल है? हीरोइक ट्रेजिडी का एग्जांपल है। किसने लिखा है? जॉन ड्राइडन ने लिखा है। किसमें लिखा गया है? हीरोइक कप, नॉट हीरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया। इसमें लिखा गया है ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, VERSE। ब्लैंक में लिखा गया है। नंबर वन पॉइंट की ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। इसके अलावा और क्या चीज इंपॉर्टेंट है? और चीज ये इंपॉर्टेंट है कि इसका जो सब टाइटल है वो है द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, WORLD, द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, LOST। इसका जो सब टाइटल है उसका क्या है? द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। इसके अलावा जो है अगर आप देखेंगे एक और चीज आपको देखने को मिलेगा, वो है जो भी हीरोइक ट्रेजिडी है वो किस एज में आई हुई है? रेस्टोरेशन एज में आई। किस एज में? रेस्टोरेशन एज में, RESTORATIO, रेस्टोरेशन एज में आई है। रेस्टोरेशन एज का डेट क्या है? रेस्टोरेशन एज आपका 1660 से लेकर 1700 ईस्वी तक है। रेस्टोरेशन एज के बड़े राइटर कौन है? जॉन ड्राइडन है। रेस्टोरेशन एज में कौन से राजा थे? चार्ल्स सेकंड थे। रेस्टोरेशन एज का जो लिटरेचर है इस पर प्रभाव किसका रहा है? इस पर जो प्रभाव था फ्रेंच लिटरेचर का था। किसका था? फ्रेंच लिटरेचर का था। FRENCH, फ्रेंच लिटरेचर, LITERA। किसका प्रभाव रहा? फ्रेंच लिटरेचर का रहा रेस्टोरेशन एज पर। इसके अलावा यह जो एज था कॉमेडी ऑफ मैनर के लिए भी फेमस था। किसके लिए फेमस था? कॉमेडी ऑफ मैनर, जिसको हम रेस्टोरेशन कॉमेडी भी कहते हैं, और जो अपर क्लास के मैनर को लेकर के बात करता है उसके लिए भी फेमस था। यह एज आयरनी, सटायर, हीरोइक कपलेट और जो क्लासिकल एज का लिटरेरी प्रिंसिपल्स था उसके उसके एडेप्टेशन के लिए फेमस था। तो ये तो मैंने जनरली आपको एज के बारे में बताया, लेकिन आज की क्लास का मुद्दा क्या है? आज की क्लास का मुद्दा है कि हम अल्फा लब को लेकर के। अल्फा लब एक ड्रामा है। इस ड्रामा को किसने लिखा? ड्राइडन ने लिखा। और ये किस कैटेगरी में आता है? अल्फा लब कम्स इन द कैटेगरी ऑफ हीरोइक ट्रेजिडी। हीरोइक ट्रेजिडी की कैटेगरी में आता है। जिस एज में यह लिखा गया उस एज की खासियत क्या थी लिटरेचर में? उस एज में आयरनी का यूज, सटायर का यूज, हीरोइक कपलेट का यूज, क्लासिकल
क्लासिकल लिटरेरी प्रिंसिपल्स, PRINCIPLES, क्लासिकल लिटरेरी प्रिंसिपल्स का यूज किया गया। किसका यूज किया गया? क्लासिकल लिटरेरी प्रिंसिपल्स का यूज किया गया है, क्लासिकल लिटरेरी प्रिंसिपल्स का। सो यू कम टू नो अबाउट व्हाट, यू कम टू नो कि ये सारी चीजें सटायर, आयरनी, हीरोइक कपलेट, क्लासिकल लिटरेरी प्रिंसिपल्स का यूज किया गया। देन वी कम टू नो अबाउट कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिससे हमें आपके साथ डिस्कस करना। ये सब किसके बारे में है? अल्फा लव के बारे में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु रोट द प्ले। ये आपके सामने पहले ही आंसर दिया गया, हु रोट द प्ले। कौन सा प्ले? अल्फा लव। अल्फा लव को किसने लिखा है? जॉन ड्राइडन ने लिखा है। जॉन ड्राइडन कौन थे? पोएट एज वेल एज ड्रामेटिस्ट थे। पोएट भी है, ड्रामेटिस्ट भी है। और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने जॉन ड्राइडन क्रिटिसिज्म कहा। ये भी आप यहाँ पे लिख समझ, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा, जॉन ड्राइडन को कहा गया। किसने कहा है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। हु सेड? डॉक्टर सैमुअल, SAMUEL, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, JOHNSON। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा इनको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि ये कैसे फेमस है? ड्रामेटिस्ट के रूप में, पोएट के रूप में और क्रिटिक के रूप में। और ये पहले ऑफिशियल पोएट थे, फर्स्ट ऑफिशियल लाउरिएट पोएट, फर्स्ट ऑफिशियल लाउरिएट पोएट थे। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट ऑफिशियल लाउरिएट पोएट। चार्ल्स सेकंड ने इनको खुद ही अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था। चार्ल्स सेकंड ने इनको खुद ही अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था। फर्स्ट ऑफिशियल लाउरिएट पोएट थे। ही वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल लाउरिएट पोएट। इनको पहला अपना दरबारी कवि नियुक्त किया गया था, फर्स्ट ऑफिशियल लाउरिएट पोएट, फर्स्ट ऑफिशियल लाउरिएट पोएट से। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन जो है, व्हेन डिड द प्ले प्रीमियर, प्ले का प्रीमियर कब हुआ? प्ले लोगों के सामने कब आया? दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। 1677 ईस्वी में। इसका मतलब प्ले का पब्लिकेशन या लोगों के बीच पे या लोगों के परफॉर्मेंस, लोगों के सामने प्ले का परफॉर्मेंस कब होता? 1677 में होता। दिस इज अनदर सिग्निफिकेंट पॉइंट रिलेटेड टू द प्ले। वी आर टॉकिंग अबाउट विच प्ले? वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल फॉर लव। हम लोग जो बात कर रहे हैं किस प्ले को लेकर के बात कर रहे हैं? ऑल फॉर लव को लेकर के बात कर रहे हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि क्या क्या है। हु रोड द प्ले, प्ले को जॉन ड्राइडन ने लिखा। प्ले का प्रीमियर कब हुआ? 1677 में हुआ। वेयर वॉज इट परफॉर्म्ड, प्ले कहाँ पे परफॉर्म किया गया? लंदन में प्ले परफॉर्म किया गया। प्ले वॉज परफॉर्म्ड वेयर? प्ले वॉज परफॉर्म इन लंदन। प्ले को लंदन में परफॉर्म किया गया था। सबसे पहले प्ले को किस शहर में परफॉर्म किया गया? लंदन में। विच प्ले इज सिमिलर टू दिस प्ले, कौन सा प्ले इसके सिमिलर है? शेक्सपियर का एंटनी और क्लियोपैट्रा। एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, इसकी जो थीम है और जो शेक्सपियर के एंटनी और क्लियोपैट्रा की थीम है, दोनों सिमिलर। और दोनों की जो थीम है, स्टोरी, या आप ये कह सकते हैं कि ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। ऑल फॉर लव जो प्ले हम लोग पढ़ रहे हैं इज बेस्ड ऑन शेक्सपियर, SHAKESPEARE भाषा पे, शेक्सपियर्स एंटनी। ये जो चौथे का आंसर है इसका। तो एंटनी और क्लियोपैट्रा किसका प्ले है? एंटनी और क्लियोपैट्रा इज द प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर।
और जॉन ड्राइडन ने एंटनी और क्लियोपैट्रा के थीम को, कैरेक्टर को एडेप्ट किया और नए अंदाज में पेश किया था। जैसे आजकल जो है रिमिक्स होती है, पता चले कि कोई मूवी साउथ इंडिया में रिलीज हुई, फिर उसका जो है हिंदी वर्जन आता है। इस तरह की चीजें थी जो कि शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा था एंटनी और क्लियोपैट्रा, बाद में उसी प्ले को क्या किया जाता है, हमारे सामने लाया जाता है कि ये चीजें रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हाईली सिग्निफिकेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डज द प्ले टेक प्लेस, प्ले कहाँ पर घटित हुआ था? प्ले इजिप्ट में। प्ले का घटित होने का मतलब प्ले की सेटिंग कहाँ पर है? प्ले की सेटिंग इजिप्ट में। वेयर डज द प्ले टेक प्लेस, प्ले की सेटिंग कहाँ पे है? प्ले की सेटिंग इजिप्ट में है। वेयर इन इजिप्ट, इजिप्ट में कहाँ पे घटित हुआ? इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया में है। इजिप्ट में कहाँ पर है? अलेक्जेंड्रिया में। तो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, चौथा क्वेश्चन है कि जो आपका ऑल फॉर लव, जिस प्ले को लेके हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑल फॉर लव शेक्सपियर के किस प्ले के सिमिलर है? तो शेक्सपियर के एंटनी और क्लियोपैट्रा के सिमिलर। पांचवा क्वेश्चन है कि जो ऑल फॉर लव प्ले है, इसकी सेटिंग कहाँ पर है? लंदन में है, इजिप्ट में है, मतलब किस देश को लेकर के इसकी घटना का जिक्र किया गया है? तो इजिप्ट, इजिप्ट को क्या कहा जाता है आज के समय में? मिस्र। जो मिस्र मुल्क है, दैट इज आल्सो नोन एज इजिप्ट। इजिप्ट में किस जगह घटित हुआ है? इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया नाम की जगह पर घटित हुआ है पूरा प्ले का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जॉन ड्राइडन प्ले, इनमें से कौन सा जॉन ड्राइडन का प्ले नहीं है? द वाइल्ड गैलांड, द वाइल्ड गैलांड भी जॉन ड्राइडन का प्ले है। द इंडियन क्वीन जॉन ड्राइडन का प्ले है। मैरिज आ ला मोड एबी का प्ले है। डॉक्टर फास्टस इज नॉट द प्ले ऑफ जॉन ड्राइडन, डॉक्टर फास्टस किसका प्ले है? डॉक्टर फास्टस इज द प्ले ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो का प्ले। CHRISTOPHER, क्रिस्टोफर मार्लो का प्ले। जो डॉक्टर फॉस्टस है, डॉक्टर फॉस्टस इज द प्ले ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो, या क्रिस्टोफर मार्लो का प्ले है। एंड डॉक्टर फॉस्टस, ये आपका जो क्रिस्टोफर मार्लो का प्ले है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्ले बिकॉज क्रिस्टोफर मार्लो वाज अ राइटर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। क्रिस्टोफर मार्लो कहाँ के राइटर थे? रिनेशा के समय एक ग्रुप था ड्रामेटिस्ट का और राइटर का, जिसका नाम था यूनिवर्सिटी विट्स। उसके लीडिंग फिगर थे। इन्होंने कई प्ले लिखा हुआ है, जिसमें डॉक्टर फास्टस है, टेम्बरलेन है, जीव ऑफ माल्टा है, और एक और उन्होंने हिस्टोरिकल प्ले भी लिखा था। पहला इंग्लिश का हिस्टोरिकल प्ले उन्होंने लिखा था जिसका नाम है एडवर्ड सेकेंड। सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब भी आप इन सब चीजों को लेकर के बात करते हैं कि ये जो प्ले, इनमें से कौन सा प्ले नहीं है, तो जो ऑप्शन है दैट इज द जॉन ड्राइडन का हिस्टोरिकल, जॉन ड्राइडन का डॉक्टर फास्टस नहीं है। और डॉक्टर फास्टस है किसका? क्रिस्टोफर मार्लो का है। और इवन ये कहा जाता है कि क्रिस्टोफर मार्लो पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर। शेक्सपियर को शेक्सपियर बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? क्रिस्टोफर मार्लो का। तो उन्होंने ही उनके लिए रास्ता तैयार किया। So you are getting that this is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जॉन ड्राइडेंस मोस्ट फेमस पोयम? जॉन ड्राइडेन का सबसे फेमस पोयम कौन सा है? एब्सलम एंड एचिटाफिल, ये उनका मोस्ट फेमस पोयम है। यह 1681 ईस्वी में पब्लिश हुआ है। और ये जो है किसका एग्जाम्पल है? बिब्लिकल एलिग्री का एग्जाम्पल है। बिब्लिकल एलिग्री का मतलब जब कैरेक्टर और घटना बाइबल से लिया गया हो और उसकी कोई और दूसरी मीनिंग या उसका रिलेशन किसी और दूसरी घटना से करके दिखाया जाएगा, तो उसको बिब्लिकल एलिग्री कहा जाता है। बिब्लिकल मतलब बाइबल से। तो उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट पोयम है वो कौन सा है? एब्सलम एंड एचिटाफिल है। एंड एब्सलम एंड एचिटाफिल इज एन एग्जांपल ऑफ बिब्लिकल एलिग्री। BIBLICAL, बिब्लिकल एलिग्री, ALLEGO
RY, biblical allegory का example. So you are getting the point. What you are getting ki what is John Dryden's most famous poem? John Dryden's most famous poem is Absalom and Achitophel, and it's an example of biblical allegory. यह biblical allegory है, और biblical allegory क्या होती है? जिसके कैरेक्टर, जिसका थीम बाइबल से लिया गया हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली डिफीटेड एंटनी? जो एंटनी इसमें कैरेक्टर है प्ले में अल्फा लम में, उसकी लड़ाई होती है और वह किसी से पराजित हो जाता है. तो उसमें पूछ रहा कैरेक्टर का नाम क्या, कि वो कौन सा कैरेक्टर है जिसने एंटनी को डिफीट किया हुआ. उस कैरेक्टर का नाम है ऑक्टेवियस. ऑक्टेवियस सीजर. हु हैज रिसेंटली डिफीटेड एंटनी? एंटनी जो कैरेक्टर है उसको हाल ही में युद्ध में किसने पराजित किया? ऑक्टेवियस ने. ये कौन से प्ले अल्फा लव की बात हो रही है? लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर द इजिप्शियन वरीड अबाउट एंटनी लीविंग क्लियोपैट्रा? इजिप्ट के लोग क्यों चिंतित हैं कि जो एंटनी है वह क्लियोपैट्रा को छोड़ करके जा रहा है? क्योंकि दे नो दैट देन इजिप्ट वुड बिकम अ रोमन प्रोविंस. अगर वो छोड़ के चला गया तो जो आपका इजिप्ट है ये रोम का हिस्सा बन जाएगा. उनको डर है कि अगर क्लियोपैट्रा को छोड़ करके चला गया तो यह रोम का हिस्सा बन जाएगा. व्हाई आर द इजिप्शियन? इजिप्ट का मतलब मिस्र के लोग. मिस्र के लोग क्यों चिंतित हैं अबाउट एंटनी? एंटनी के बारे में, लिविंग क्लियोपैट्रा, कि वह क्लियोपैट्रा को छोड़ रहा. Why are the Egyptian worried about Antony leaving Cleopatra? तो उनको ये डर लग रहा है कि अगर जो है एंटनी क्लियोपैट्रा को यहीं छोड़ जाता है और क्लियोपैट्रा को साथ में लेके नहीं जाता है तो यह जो मिस्र है किसका हिस्सा बन जाएगा? रोम का. क्यों? क्योंकि जो एंटनी है वो तो रोम का बादशाह है ना, वहां का बहादुर जनरल है, मिलिट्री आर्मी जनरल है. तो वो ये कह रहे हैं कि बेहतर यही होता कि अगर क्वीन भी, जो क्लियोपैट्रा क्वीन है, वो जो है मिस को छोड़ करके उसके साथ जाती तो ज्यादा बेहतर था. तो दीज थिंग्स यू आर गेटिंग. अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं बता दूं कि जो प्ले का थीम है वो क्या है? लव, दैट इज लव एंड वैलर. जो आपका एंटनी है, जो मेन हीरो है, ही लव्स क्लियोपैट्रा. तो कभी वह पूरा का पूरा अपना जीवन ऐसा लगता है कि जैसे क्लियोपैट्रा को समर्पित कर देना चाहता है. लेकिन इसके अलावा वह किसी देश का बादशाह भी है. कहाँ का बादशाह? रोम का. तो बादशाह होने के नाते उसकी जिम्मेदारी अपने वतन की प्रति है, उसको हिफाजत करने की भी है. तो उसकी जो जो बहादुरी है वो किसमें नजर आती है? वतन की हिफाजत में नजर आती है. तो वह दो ड्यूटीज के बीच उलझा हुआ है. एक तो ड्यूटी लव की है और दूसरी ड्यूटी किसकी है? वैलर की है. तो ही इज इंटेंजल बिटवीन टू ड्यूटीज, लव एंड वैलर. तो सोचता है कि मैं किधर जाऊं. एक तो क्लियोपैट्रा का लव उसको बार बार पुकारता है, दूसरा जो है बीइंग आर्मी जनरल, बीइंग अ मिलिट्री जनरल, ही हैज सम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ही हैज टू डिफेंड द नेशन. तो वह उधर भी जाना चाहता है. तो दिस थिंग्स वी फाइंड, दिस थिंग्स वी कम टू. तो एक तो उसका थीम लव एंड वैलर, इन्हीं के बीच में उलझा होता है. लास्ट में लव भारी पड़ता है वैलर पर और वो अपना जीवन क्लियोपैट्रा के लिए कुर्बान कर देता है. तो वी गेट दिस. तो एक चीज ये ध्यान में रखना. दूसरा चीज ध्यान में रखना है कि जो भी हीरोइक ट्रेजिडी है वो ज्यादातर जो लिखी गई है उसमें बॉम्बास्टिक वर्ड्स यूज किए गए. BOMBASTIC. अब बॉम्बास्टिक वर्ड्स क्या होते हैं? एक ऐसे वर्ड्स ये जो बहादुरी को, वार लाइक एटमॉस्फियर को, वैलर को, करेज को, ब्रेवरी को, शिवैलरी को, रोमांस को, इनको प्रेजेंट करते हैं. उनको बॉम्बास्टिक वर्ड्स, जो जो जस्ट लाइक बॉम्ब है, मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन किया जाए, उसका अगर उसका साउंड निकले तो समथिंग लगे कि बहुत ही मिलिट्री या मार्शल जैसा, जो है मार्शल रिदम उसमें हो, मिलिट्री साउंड हो. तो जितने भी हीरोइक ट्रेजेडी है उसमें बहादुरी को दिखाने के लिए, वार एटमॉस्फेयर को दिखाने के लिए
जिन वर्ड्स का यूज किया गया वो कौन से वर्ड्स हैं? बॉम्बास्टिक वर्ड्स है। नेक्स्ट पॉइंट जो हीरोइक ट्रेजेडी है उसमें जो है अगर आप देखेंगे लव एंड वैलर के अलावा फिगर ऑफ स्पीच जो यूज किया गया है वो क्या है? हाइपरबोली है। HYPERBOLE। इसका प्रोनाउंसिएशन हाइपरबोल नहीं हुआ, हाइपरबोली। हाइपरबोली का मतलब बढ़ा चढ़ा के कहना, एग्जैजरेशन, अतिशयोक्ति अलंकार, उसको बढ़ा चढ़ा करके बताना किसी भी चीज को। हाइपरबोली का यूज किया गया है, सिमली का यूज किया गया है, मेटाफर का यूज किया गया, इस तरह के फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया। और जो हीरोइन है वो किसका सिंबल है? एब्सोल्यूट ब्यूटी का। उसकी सुंदरता जो होगी वह ऐसा होगा जिसकी कोई सीमा ही नहीं हो। एब्सोल्यूट ब्यूटी का सिंबल है हीरोइन। और जो हीरो होगा वो एब्सोल्यूट लव और वैलर का प्रतीक होगा। वो हीरो जो है का जो बहादुरी होगी वो इतना बहादुर होगा कि ऐसा लगता है जैसे उसको गॉड गिफ्टेड करेज या बहादुरी, ब्रेवरी मिला हुआ है। और एंड ही इज ब्लेस्ड विद समथिंग का, इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी। एब्सोल्यूट वैलर का प्रतीक होगा। और ऐसा लगता है कि जो हीरो और हीरोइन है दे हैव समथिंग ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड उनके साथ है, ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड है। खास करके ब्यूटी और वैलर को लेकर के जो ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, दे हैव सम एक्स्ट्रा ब्लेसिंग आप कर सकते हैं, या दे हैव द स्पेशल ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, स्पेशल ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड उनकी ब्यूटी और वैलर को लेकर के रहा है। और दे कांट बी कंपेयर्ड एनी अदर वर्ल्डली फिगर, उनकी तुलना किसी दूसरे प्रेजेंट कर। तो नाउ आई वुड लाइक टू से रिलेटेड क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया। सुबह में मैं 7 बजे फिर एक सेशन लूंगा।